हेलो स्टूडेंट्स, इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम गायनोशियम अर्थात मादा जनन अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मादा जनन अंग आप जानते हो, मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग अंडाशय या ओवरी, ये वाला भाग स्टाइल वर्तिका और ये वाला भाग स्टिग्मा। और ये जो आप देख रहे हो ये चित्र किसका है? इस भाग का, इतने भाग का अनुप्रस्थ काटने पर उसके अंदर ये ओव्यूल्स या बीजांड दिखाई देते हैं। अब इस ओव्यूल्स के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। बीजांड के अंदर यहाँ मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है वो हम आगे देखेंगे। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अंडाशय ओवरी है, और इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये बीजांड है। और इस बीजांड से छोटा सा वृंत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बीजांड वृंत कहलाता है। तो इतना जो पोर्शन है, ये अंदर जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, उसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो वो इस प्रकार दिखाई देता है। ये क्या है? बीजांड की लंब काट का चित्र है। तो बीजांड के लंब काट में ये क्या कहलाता है? ये वाला बीजांड वृंत कहलाता है। इस बीजांड वृंत की सहायता से किससे लगा रहता है? ये है बीजांड वृंत, और इस बीजांड वृंत की सहायता से यह अंडाशय की भित्ति से लगे होते हैं। ये क्या है? बीजांड है। ये बीजांड वृंत जहाँ पर ख़त्म होता है उस जगह को हाइलम कहा जाता है। और इसका जो मुख्य भाग है वो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग बीजांडकाय या न्यूसेलस कहलाता है। और यह जो न्यूसेलस है यह 2 आवरणों के द्वारा घिरा होता है। इन आवरणों को ये वाला बाह्य आवरण कहलाता है और ये आंतरिक आवरण कहलाता है। ये आवरण सभी जगह कवर्ड नहीं रहता, कुछ स्थानों पर यह खुला रह जाता है। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला भाग, ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार के अपोजिट ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये चैलेजा कहलाता है। बीजांड द्वार की तरफ ये बीजांड द्वार है। अब बीजांड द्वार की तरफ ये वाला जो भाग है, बीजांड द्वार, ये वाला भाग न्यूसेलस या बीजांड का है। बीजांडकाय के अंदर ये जो भाग है ये भ्रूणकोश कहलाता है। और इस भ्रूणकोश में 8 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जो बीच में है ये ध्रुवीय केंद्र कहलाता है, 2 केंद्रकों के मिलने से बनता है। ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, तो बीच वाला अंड कोशिका कहलाता है, अन्य 2 सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। और माइक्रोपाइल ये जो चैलेजल एंड है, ये चैलेजा की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तो ये था बीजांड के लंब काट के आंतरिक भागों का वर्णन। ये वाला भाग कहलाता है बीजांड वृंत, ये बाह्य आवरण, ये आंतरिक आवरण। ये वाला भाग कहलाता है न्यूसेलस, ये वाला भाग कहलाता है भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं, ये बीच वाला अंड कोशिका और अन्य 2 सहायक कोशिकाएं। इसके अलावा ये वाला जो भाग है बीजांड द्वार कहलाता है, ये वाला भाग चैलेजा कहलाता है। तो हम देखेंगे मुख्य रूप से इसका जो हमें क्या काम है, ये अंड कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। अंड कोशिका ही मादा युग्मक होता है। इस मादा युग्मक का निर्माण पौधे में जब फूल बनना शुरू होता है तो कैसे यह मादा युग्मक का इसमें निर्माण होता है, इसी को हम मादा युग्मक जनन कहेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि मादा युग्मक जनन किस प्रकार होता है। इस चित्र के माध्यम से हम मादा युग्मक जनन को समझेंगे। तो ये एक जब स्टार्ट होता है पुष्प में, कली की अवस्था से शुरू होता है, तो उस कली की अवस्था में पुष्प में प्रारंभ में जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय के अंदर, बीजांडकाय अर्थात ये बीजांडकाय है। इस बीजांडकाय के अंदर सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। मतलब यहाँ पे ये इस प्रकार से, अभी इसमें कोई
अलग अलग कोशिकाएं नहीं बनी हैं, अर्थात इसके अंदर ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुख कोशिका, अंड कोशिकाएं नहीं बनी, सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं और इन कोशिकाओं को पैरेन्काइमस कोशिकाएं कहते हैं। फिर लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होता है, इन सभी कोशिकाओं में, इस भाग में सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात इस भाग में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। यहाँ पर ये यहाँ एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, तब उसे प्राथमिक आर्चीस्पोरियल कोशिका कहते हैं। तो ये आप इस चित्र से देख सकते हो, बीजांड के अंदर जब का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आरंभ में ये सभी कोशिकाएं एक समान होती है, लेकिन एक कोशिका, ये यहाँ पे सब कोशिकाएं एक समान होती है, इसमें से कुछ एक कोशिका को दिखा रहे हैं। एक कोशिका ये आर्चीस्पोरियल कोशिका कहलाती है। अब इस आर्चीस्पोरियल कोशिका में एक विभाजन होता है यहाँ से, तो दो कोशिकाएं बनती है, प्राथमिक पेराइटल कोशिका अर्थात प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका, स्पोर्स यानी बीजाणु। तो ये वाला प्राइमरी पेराइटल कोशिका, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस का भित्तीय कोशिका और प्राइमरी स्पोरोजिनस का भित्तीय कोशिका से इसकी भित्ति का निर्माण होगा। आप देखते हो बाह्य अध्यावरण, आंतरिक आवरण, इन सब का निर्माण होगा इस भित्तीय कोशिका से। अब ये जो स्पोरोजिनस कोशिका है ये हो गई भित्तीय कोशिका। अब ये है स्पोरोजिनस, ये वाली जो स्पोरोजिनस कोशिका है, इस स्पोरोजिनस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ कहाँ पर होता है, जनन अंगों में होता है। तो सिर्फ पौधे के इस भाग में, नर जनन अंग में हमने देखा था अर्धसूत्री विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे, नर युग्मक का निर्माण हुआ था। वैसे यहाँ पर भी इस स्पोरोजिनस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उस स्पोरोजिनस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। अब ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं, इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 नष्ट हो जाता है और एक नीचे वाला बचा रहता है। तो ये जो नीचे वाला बचा रहता है, इससे क्रियाशील गुरु बीजाणु या फंक्शनल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो फंक्शन करेगा ऐसा मेगास्पोर। तो ये जो एक बचा रहता है उसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। अब एक जो फंक्शनल मेगास्पोर या क्रियाशील गुरु बीजाणु हैं, ये वाला धीरे धीरे, ये जो 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। अब एक बचा रहता है। अब इस एक जो बचा रहता है मेगा स्पोर, इस मेगा स्पोर में कि अंदर की जो ये एक केंद्रक है उसमें फिर से विभाजन होता है और 4 केंद्रक बनते हैं और फिर उससे कोशिकाएं बनती हैं। केंद्रक के चारों ओर आवरण बनने से कोशिकाएं बनती हैं। अब ये जो 4 है उससे 8 हो जाते हैं। अब ये जो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, उसके बाद ये जो 8 कोशिकाएं हैं उनमें से 2 बीच में आ जाता है जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। 3 चला जाता है चैलेजल भाग की तरफ और 3 चला जाता है माइक्रोपाइलर भाग की तरफ। यहाँ पे आप एक बार इसको फिर से यहाँ तक डिटेल में देखिए। यहाँ पे क्या होता है, आप कल्पना करो कि एक अंडाशय है और अंडाशय स्टार्ट होना शुरू हुआ है, तो उसके अंदर की सभी कोशिकाएं एक समान हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जब विकास होगा तब एक कोई कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, उसे प्राथमिक आर्चीस्पोरियल कोशिका कहेंगे। इस आर्चीस्पोरियल कोशिका में एक विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, प्राथमिक पेराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका। अब ये जो प्राथमिक पेराइटल कोशिका है उससे भित्ति का निर्माण होगा और बीजांड की भित्ति का निर्माण होगा, और जो प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका है इसी से आगे जाके मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो ये जो प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका है इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी और ये इसे मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु कहेंगे। अब ये जो 4 बना था, इस 4 में से एक नीचे का क्रियाशील रहेगा, बाकी 3
डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स, अर्थात वो 3 विलुप्त हो जाएंगे। अब ये तीनों विलुप्त हो गए, यहाँ पर एक बचा रह गया। अब इस एक में जो है ये इसके अंदर का केंद्रक, ये जो एक केंद्रक है ये 2 में विभाजित हुआ, यहाँ पर इसमें 1 और ये 2। उसके बाद 2 से ये 4 बना, 4 से फिर उसके बाद यहाँ पर 8 बने। अब ये जो 4 हैं चैलेजल एंड की तरफ, 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, अर्थात 4 चैलेजा सिरा की तरफ और 4 माइक्रोपाइलर सिरा की तरफ। इसमें से फिर इधर से एक और इधर से एक आके बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 ध्रुवीय केंद्रक हो गए। अब ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है ये भी आपस में मिलके एक हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक कहेंगे। और 3 चले जाएंगे, प्रतिमुख कोशिका का निर्माण करेंगे और 3 आ जाएंगे माइक्रोपाइलर की तरफ। अब ये जो 3 माइक्रोपाइलर की तरफ आते हैं, अब आप इस चित्र से देख सकते हो, यहाँ पे 2 आ गए, ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये 3 चले गए, ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है वो अंड कोशिका है, यही मादा युग्मक है, और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और इन सहायक कोशिकाओं के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है, इसे फिलीफॉर्म उपकरण भी कहते हैं। तो ये वाला चैलेजा सिरा है और ये वाला माइक्रोपाइलर सिरा है। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर सभी कोशिकाएं एक समान होती है, उसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, इसे प्राथमिक आर्चिस्पोरियल कोशिका कहते हैं। इस आर्चिस्पोरियल कोशिका में एक विभाजन होता है, इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर वाला प्राथमिक भित्ति कोशिका और नीचे वाला प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका कहलाता है। इस प्राथमिक भित्ति कोशिका से भित्ति का निर्माण होगा और प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन होने से। यहाँ पर ये जो स्पोरोजिनस कोशिका है, ये स्पोरोजिनस कोशिका द्विगुणित होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये स्पोरोजिनस कोशिका को हमने 2n लिखा है, ये द्विगुणित होता है। और अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर ये अगुणित हो जाएगा, ये जो 4 बनेंगे वो अगुणित हो जाएंगे। अर्थात अगर मान लीजिए कोई भी ये जिसमें भी इसका विकास हो रहा है उसमें जितनी भी गुणसूत्र की संख्या होगी, उस गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर अब आधी हो जाएगी। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी मादा युग्मक का निर्माण होता है या नर युग्मक का निर्माण होता है, वहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है पौधे के, और किसी भी भाग में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो ये 4 इस एक स्पोरोजिनस कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी, जिसे मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु कहते हैं। अब इस 4 में से 3 नष्ट हो जाए, नीचे वाला एक बचता है। अब इस एक जो बचा, इसमें से फिर 2 केंद्रक बने, फिर 2 से 4 बने, यहाँ पे 8 बने, 8 में से 2 बीच में आ जाते हैं, जो बीच में आ जाते हैं उसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और जब ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक में भी मिलकर एक हो जाते हैं तब इसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे आप तब हम आगे जाके इसमें दोहरा निषेचन पढ़ते समय ये वाला पॉइंट बहुत काम आता है। तो इसको आप याद रखो कि यहाँ पर 2 केंद्रक, पहले 2 केंद्रक होते हैं, उसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और जब यह केंद्रक एक हो जाता है 2 से, तो पहले 2 है तो ध्रुवीय 1 है, तब इसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो ये था किस प्रकार मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसके विकास की प्रक्रिया।